नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी इंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर बीओ, आरओ, एआरओ की स्पेशल करंट चलाइए, तो उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इंडीज कोचिंग ने फैसला लिया है कि पहले आपको बीओ और आरओ स्पेशल करंट अफेयर पढ़ाया जाए, क्योंकि परीक्षा सबसे पहले यही लगी हुई है। तो देखिए, अगर इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखा जाए तो कहां से पढ़ना होगा, तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट जनवरी से लेकर अप्रैल माह के मैगजीन का करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हम आपको अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को लेकर आया हूं और मैं 500 करंट अफेयर्स यानी 500 प्रश्न आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन चारों मैगजीन का मिलाकर 3-4 आपको मैगजीन मैंने लिया है, जिसमें घटना चक्र है, प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल समसामयिकी है और arhint.com है। इन 4 मैगजीनों का मैंने निचोड़ बनाया है और उसी निचोड़ को मैं मंथली वाइज आपको पढ़ाऊंगा। तो लगभग 400-500 करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे, जिसको अगर आप ध्यान में रखकर पढ़ लिए तो बीओ और आरओ का जो करंट के जो प्रश्न हैं वो निश्चित फंसेंगे। तो चलिए, इसी क्रम में आज आपको मैं 2 वीडियो दूंगा अंतरराष्ट्रीय और आर्थिकी अप्रैल माह के करंट अफेयर्स का। तो चलिए आते हैं, ध्यान से समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में अप्रैल माह, ये अप्रैल माह जरूर है लेकिन इसमें जितने ये घटनाक्रम है ये फरवरी में हुए हैं। यानी आप जानते हैं कि मैगजीन जब भी आता है तो उसमें करंट अफेयर्स पुराने होते हैं। अप्रैल माह है तो अप्रैल का करंट अफेयर्स नहीं होंगे, ये आपको फरवरी तक के मिलेंगे और आपके एग्जाम के लिए फरवरी तक के करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आते हैं, पहला प्रश्न, एला, हीला क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित आ रहा बीओ में। ये विश्व की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे आधारित पुलिसकर्मी है। एला कौन है? विश्व की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक पुलिसकर्मी है जिसे न्यूजीलैंड में तैनात किया गया है। 14 फरवरी के दिन इसको तैनात किया गया है। तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि एला क्या पूछेगा। तो आप बताइएगा कि एला क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित पुलिसकर्मी है। इसकी तैनाती कहां की गई है? तो न्यूजीलैंड में एज ए पुलिसकर्मी इसकी तैनाती की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, भूटान ने क्या किया है कि सतत विकास शुल्क लगाना शुरू किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का ये आएगा। सवाल ऐसे आएगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसने सतत विकास शुल्क लगाना शुरू किया है? तो यह है भूटान। और ये किन पे लगाएगा? जो पड़ोसी देश से आने वाले पर्यटक हैं उन पे लगाया जाएगा। तो इसमें तमाम कुछ टैक्स लगाया जाएगा जिससे सतत विकास का कार्य अच्छे से हो सके। तो ध्यान देना है, भूटान द्वारा सतत विकास शुल्क लगाया गया है पड़ोसी देशों से आने वाले पर्यटकों पे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है मालदीव के बारे में। मालदीव की राष्ट्रमंडल में पुनः वापसी है। ये कई बार बाहर निकला, कई बार अंदर आया, तो इसके आने जाने पर हमेशा प्रश्न बना हुआ है। तो ये पूछा जाएगा कि भी हाल ही में राष्ट्रमंडल में किस देश की वापसी हुई है? तो वह है मालदीव। ये 1 फरवरी 2020 को 54वें सदस्य के रूप में इसकी वापसी हुई है। तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अफ्रीका में या राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं? तो 54 सदस्य हैं। तो 54वें सदस्य के रूप में मालदीव की राष्ट्रमंडल में वापसी हुई है। ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। चौथा प्रश्न देखिए, अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन 2020। तो अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन का 33वां शिखर सम्मेलन, ध्यान देना, कौन? 33वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इथियोपिया के आदिस अबाबा में। इथियोपिया के आदिस अबाबा में, यह ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ये 3 पॉइंट याद रखना है। पहला है कि अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन पूछे कहां हुआ? तो बताइएगा इथियोपिया के आदिस अबाबा में। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कौवा क्रम का है?
तो 33वें क्रम का है। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया है। तो ये भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। ये 5वां है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लिया, आ ही रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, इसमें अक्सर भारत का स्थान पूछ देता है कि भारत कौवें क्रम पे है, तो भारत का स्थान है 40वां। पहले स्थान पे कौन है, यूएसए अमेरिका, और अंतिमवां 53वां स्थान कौन है, वेनेजुएला। यानी आपको ये समझना है कि 53 देशों पे ये सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 40वां है। इसकी थीम भी याद कर लीजिए, आजकल थीम भी पूछ दिया जाता है, आर्ट ऑफ द पॉसिबल इसकी थीम है। तो 2 पॉइंट इसके बस जानना है, भारत का स्थान 40वां, पहला है यूएसए, और थीम है आर्ट ऑफ द पॉसिबल। छठा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते इस समय तमाम चर्चा में आए हुए हैं, तो हो सकता है साल बने। जैसे अरुणा तृतीय, ये क्या है, तो ये नेपाल में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। सवाल ये ध्यान दिए, पूछा जा सकता है कि नेपाल में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, तो अरुणा। अब ये क्या है, ये एक पन बिजली परियोजना है जो नेपाल के अरुणा नदी पर बनाया गया है। तो ये क्या है, पन बिजली परियोजना है, भारत और नेपाल के सहयोग से बनाया गया है, और भारत द्वारा नेपाल में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। तो ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही पूछा जा सकता है अरुणा 3 परियोजना कहाँ है, तो नेपाल में है। किसके सहयोग से, भारत और नेपाल के सहयोग से। या नेपाल में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, एक आधारभूत ढांचे के रूप में, तो आपको याद रखना है अरुणा, ये पन बिजली परियोजना है। क्लियर। अब आते हैं कुछ नियुक्तियां समझ लेते हैं। कोसोवो के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो एल्विन कुर्ती। याद रखिए, कोसोवो और कुर्ती दिमाग बैठा लेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो कोसोवो, कैसे कुर्ती, तो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इराक के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, मोहम्मद अलावी को बनाया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्या आएगा, एला क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित विश्व की पहली पुलिसकर्मी है। इसकी तैनाती कहां हुई, न्यूजीलैंड में। किस देश द्वारा सतत विकास शुल्क लगाया गया है, तो भूटान द्वारा पड़ोसी देशों से आने वाले पर्यटकों पे। राष्ट्रमंडल में मालदीव की वापसी, इसका डेट भी याद कर लेना होगा, 1 फरवरी 2020 को 54वें सदस्य के रूप में। अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन का 33वां सम्मेलन कहां हुआ, इथियोपिया के आदिस अबाबा में। अध्यक्षता किसने किया, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, 40वां, पहला स्थान है यूएसए। अरुणा क्या है, भारत और नेपाल के सहयोग से नेपाल में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। यह नेपाल की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। कोसोवो के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, एल्विन कुर्ती। और इराक के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, मोहम्मद अलावी। इसके आगे और देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखते हैं करंट अफेयर्स का। ये क्या है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019। ये ग्रीन पीस द्वारा जारी किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पार्टिकुलेटेड मैटर यानी कणिका युक्त पदार्थ 2.5 कणों के आधार पर निकाला गया है। यानी प्रदूषण के कई स्तर होते हैं, उसमें कुछ गैसेस होती हैं, यहां पे ध्यान देने कणों के आधार पर, और इसमें 2.5 कणों के आधार पर होता है। कई बार PM10, PM2.5 नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ध्यान ये देना है कि ग्रीन पीस द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट, आधार क्या है, PM2.5 कणों के प्रदूषण के आधार पर। तो अगर आपको पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 के आधार पर देखा जाए तो विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित जो देश है वो है बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे ज्यादा PM2.5 पार्टिकुलर मैटर पाए गए हैं। भारत इस कड़ी में 5वें स्थान पर है। ध्यान देना, भारत का स्थान 5वां है। और गाजियाबाद जो है
विश्व का सबसे ज्यादा पीएम पार्टिकलर से प्रदूषित शहर है, यानी पीएम 2.5 के द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। ये ध्यान देना है, तो ये आपको याद रखना है। तो तीन बातें कि अगर पीएम 2.5 कणों के आधार पर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन है, तो बांग्लादेश है। भारत का स्थान क्या है, 5वां है। और गाजियाबाद क्या है, ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। और नई दिल्ली, अगर यहां पे एक और जोड़ दें हम, नई दिल्ली, ये पीएम 2.5 कणों के आधार पे सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। ये क्या है, राजधानी। यानी 4 पॉइंट आपको समझना, 1 2 3 4 चीज। यानी अगर आपसे कहा जाए कि अभी हाल ही में जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया है, ग्रीन पीस द्वारा 2019 का है, फरवरी में आया था, ये किस आधार पर है, तो पीएम 2.5 कणों के आधार पर। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें सबसे ज्यादा ये पार्टिकल कहां पाए जाते हैं, तो बांग्लादेश में। इन कणों के आधार पर भारत का स्थान 5वां है। शहर की बात किया जाए इन पीएम कणों के आधार पे, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। और नई दिल्ली अगर आपसे कहा जाए तो राजधानी है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि पीएम 2.5 कणों के आधार पर विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तो नई दिल्ली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020, इसका आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली में। क्योंकि भारत में आयोजन है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में। ये आपके है। अब इधर आ जाइए, विश्व के बच्चों की भविष्य रिपोर्ट एक जारी किया गया है। यह 18 फरवरी 2020 को जारी किया गया था। इसमें WHO, यूनिसेफ और द लुसेंट जर्नल, एक अमेरिका की एनजीओ है, इन सबके सहयोग से जारी किया गया है। तो एक तो सवाल ही पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में कौन कौन शामिल है या कौन कौन नहीं है, तो WHO, यूनिसेफ और द लुसेंट जर्नल, तीनों याद रखिएगा। और इन दोनों ने 2 तरह के सूचकांक निकाले, एक फ्लोरिशिंग सूचकांक और एक सस्टेनेबिलिटी सूचकांक। ध्यान देना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अभी इन संस्थाओं द्वारा बच्चों के भविष्य के लिए कितने सूचकांक जारी किए गए, तो 2, फ्लोरिशिंग और सस्टेनेबिलिटी सूचकांक। फ्लोरिशिंग सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और लाइफ प्रत्याशा, यानी कितने साल आप जी सकते हैं, इनको आधार बनाया गया है। और इस आधार पे पहला देश जो है फ्लोरिशिंग सूचकांक में नॉर्वे है, और भारत का स्थान इसमें 131वां है। ध्यान देना, 131वां। वहीं एक सस्टेनेबिलिटी, जिसमें मेन है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, यानी व्यक्ति कितना कार्बन उत्सर्जन करता है, तो उसमें नंबर 1 है बुरुंडी और भारत का स्थान है 77वां। तो ध्यान देना है क्या क्या कि विश्व के बच्चों की भविष्य रिपोर्ट अभी जारी किया गया है, कब, 18 फरवरी 2020 को। कौन कौन मिलकर चलाए हैं, तो WHO, यूनिसेफ, द लुसेंट जर्नल। किस तरह के सूचकांक इसमें नया पहली बार जारी किया गया, तो फ्लोरिशिंग सूचकांक और सस्टेनेबिलिटी सूचकांक। इस सूचकांक में पहला स्थान किसका है, नॉर्वे, और भारत 131वां है। इसको बनाने के लिए क्या क्या आधार लिए गए, तो न्यूट्रिशन यानी पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता लिया गया। और सस्टेनेबिलिटी सूचकांक का आधार मेन क्या था, वह प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन। और इस आधार पे पहला देश है इसमें बुरुंडी, और भारत आपका 77वां देश है। तो ये आज आपको मैंने अप्रैल माह के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के कुछ 11 प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। तो हम 500 प्रश्न आपको बताएंगे। 500 प्रश्नों में 11 प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। फिर हम अगली वीडियो आपको लेकर आएंगे तुरंत आर्थिकी, इस माह के आर्थिकी घटनाक्रम और राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। चलिए
तो आर्थिकी घटनाक्रम का देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन, अंतरराष्ट्रीय के बाद आर्थिकी। तो आर्थिकी में क्या क्या महत्वपूर्ण है, हेडलाइन देखिए, 15वां वित्त आयोग, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां से पक्का आना है कि 15वां वित्त आयोग का जो पहली रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा है बधावन, बहुत महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र में है ये, भारत का 13वें बंदरगाह की मंजूरी दे दी गई है। यानी अब आपको पता है कि भारत के जो बड़े बंदरगाह हैं वो 12 थे, एक 13वें बंदरगाह के रूप में मंजूरी दी गई। पूछा जा सकता है कि बधावन क्या है, तो भारत का 13वां बंदरगाह बनने जा रहा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है कि लेखा वर्ष और वित्तीय वर्ष को एक करने की सिफारिश की गई है। क्या है कि जैसे आरबीआई का आपको लेखा वर्ष जून और जुलाई होता है और आपका जो राजकोषीय नीति का होता है या आर्थिक बजट का जो वित्तीय वर्ष होता है वो अप्रैल से मार्च होता है। इन दोनों को अब एक करके वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से मार्च ही करने की सिफारिश की गई है और 2020-21 से लागू भी कर दिया जाएगा। अभी डिटेल हम लोग करेंगे। चौथा है सहकारी बैंक अब आरबीआई के दायरे में आ जाएगा, यानी 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आरबीआई के में संशोधन करके लाया गया कि सहकारी बैंकों को आरबीआई, क्योंकि आपको पता है जो महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक में तमाम जो घोटाले आया या तमाम जो विवाद आया था उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि कितने सहकारी बैंक हैं, तो आपको लेटेस्ट मैं बता रहा हूं 5 फरवरी 2020 तक की स्थिति यह है कि 1540 सहकारी बैंक हैं। ये पूछा जाता है, इस पर हम लोग डिटेल करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया CSR रिपोर्ट सर्वे 2019, इससे सवाल 2019 में भी आया था प्रारंभिक परीक्षा में। इसको बोलते हैं CSR को कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कारपोरेट सामाजिक दायित्व, यानी जो कंपनी के बड़े बड़े मालिक हैं उनकी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, उसी से संबंधित रिपोर्ट है, उसको हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2019 आया है। इसमें सबसे ज्यादा लाभ पाने वाली कंपनी में पहला स्थान आपको याद रखना है ONGC है, दूसरे पे है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और तीसरे पे है NTPC और सबसे ज्यादा घाटे में आने वाली कंपनी है BSNL और एयर इंडिया। ये थे आपके हेडलाइंस, अब क्लियर कर लेते हैं। चलिए क्या क्या समझना है। 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब रहेगा, तो 2020 से 25 तक का है। इसकी पहली रिपोर्ट अभी आया है और इस पहली रिपोर्ट में जो वित्त आयोग से अक्सर प्रश्न जो बनते हैं ना, हिस्सेदारी को होती है, यानी जो वित्त आयोग क्या करता है कि राज्यों को कितना पैसा देना है उसकी सिफारिश करता है। तो 41% कर राजस्व राज्यों को दिए जाने की बात की गई है, जबकि आप 14वें वित्त आयोग में देखोगे तो 42% था। अब 15वें वित्त आयोग में कर दिया गया 41%। यही सवाल बनेगा कि कितना कर राजस्व कर दिया गया है राज्यों के लिए, तो 41%। एकदम याद के लिए प्रश्न आ रहा है। अब पहले क्या था, 42% था। तो जो 1% कटौती की गई है वो इसलिए कटौती किया गया कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेशों में बन गए हैं, तो उनकी खर्च के लिए 1% होगा। क्लियर है। तो ये जो कर राजस्व दिया जाता है एक विशेष फार्मूले के तहत दिया जाता है, उसमें जनसंख्या को वेटेज माना जाता है, वन संपदा को कई वेटेज होते हैं। तो इस बार एक नया वेटेज लाया गया है राज्यों के लिए, कर प्रभाव। ये कर प्रभाव 2.5% का वेटेज इसको दिया जाएगा। अब वैसे देखा जाए तो पूरे कर राजस्व में सर्वाधिक वेटेज किसको दिया जाता है, तो आय अंतराल और वित्तीय क्षमता को। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि वित्त आयोग में जो हम बंटवारा करते हैं कर राजस्व का, उसमें सर्वाधिक वेटेज किसको दिया जाता है, तो आय अंतराल और वित्तीय क्षमता को। यानी किस राज्य के आय अंतराल में काफी दिक्कत है उसी को आधार बनाकर दिया जाता है। तो 3-4 बातें याद रख लीजिए। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट अभी जो आई है कौन सी है, पहली है। इसकी अंतिम रिपोर्ट जो अक्टूबर में आएगी। पहली रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट में क्या बातें आपको याद रखना है कि
कर राजस्व का हिस्सा कितना कर दिया गया है? 41%। 42% 14वें वित्त आयोग में था, इसको घटा के 41% कर दिया गया। अध्यक्ष तो आपको पता ही है 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह है। ये कब से कब के लिए होगा? 20 से 25 के लिए होगा। अब राज्यों के लिए इस बार एक नया मानदंड वेटेज वाला बनाया गया है, वह है कर प्रभाव, जिसको 2.5% का वेटेज दिया जाएगा। वैसे इस पूरे 41% को देने में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया जाता है? आय अंतराल और वित्तीय क्षमता को। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आइए बधावन, ये क्या है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत की 13वें बंदरगाह बनने की स्थिति में आ गया है। तो सवाल ऐसे पूछा कि भारत का 13वां बंदरगाह अभी कहां बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में, एक सवाल। और कौन सा है? तो है बधावन। तो इसकी मंजूरी मिल गई है। बधावन क्या है? एक बंदरगाह है, भारत का 13वां, और एक कहां पे बनेगा? महाराष्ट्र में। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आएगा। नेक्स्ट है लेखा वर्ष और वित्तीय वर्ष को एक करने की सिफारिश की गई है। और ये सिफारिश किसने किया था? बिमल जलान समिति ने। इसी ने सिफारिश की कि दोनों को हम एक कर देंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। तो क्या था? जैसे पहले आपको पता है कि आरबीआई का एक अलग वित्तीय वर्ष होता था और भारत सरकार का जो मंत्रालय का होता, राजस्व मंत्रालय का अलग होता, योजना आयोग का, नीति आयोग का, तमाम ऐसे होता था। अब ये दोनों को, जैसे आरबीआई का जो जून जुलाई का जो लेखा वर्ष था और वित्तीय वर्ष जिसको हम अप्रैल और मार्च करते हैं, अब दोनों को एक कर दिया जाएगा। अब दोनों को एक करके 2021 से इसे लागू कर दिया जाएगा। अब दोनों की जगह सिर्फ वित्तीय वर्ष वाला अर्थात अप्रैल से मार्च वाला ही घोषित किया जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि अब दोनों की जगह सिर्फ एक होगा और अप्रैल से मार्च वाला वित्तीय वर्ष घोषित कर दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है। ऐसी सवाल है कि अभी हाल ही में किस समिति ने लेखा वर्ष और वित्तीय वर्ष को एक करने की सिफारिश की? तो बिमल जलान समिति। महत्वपूर्ण। अब ये तो आप जानते हैं कि आरबीआई का क्या होता था और वित्तीय वर्ष क्या होता था। दोनों को एक किया जाएगा और 2020 से ये लागू हो जाएगा। अब आपको लेखा वर्ष नहीं रहेगा, अब सिर्फ वित्तीय वर्ष वाला वर्ष रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आइए, सहकारी बैंक अब आरबीआई के दायरे में। यानी आपने देखा था कुछ समय पहले कि महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक में बड़ी दिक्कत आ गई थी, लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया कि आरबीआई के अब नियमन में रहेंगे। तो ये ध्यान देना है कि इसी के लिए एक संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है और उसके तहत आपको वर्तमान में 1540 सहकारी बैंक। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में, एक बार मेंस में सवाल आया था कि उस समय की रिपोर्ट के अनुसार कि भारत में कितने सहकारी बैंक है। तो अब आपको ध्यान रखिए 5 फरवरी 2020 तक 1540 सहकारी बैंक है। अब ये आरबीआई की दायरे में, उसके नियंत्रण, उनके देखरेख में रहेंगे। नेक्स्ट आइए, बहुत इंपॉर्टेंट 2019 पिछली प्रारंभिक परीक्षा में सवाल आया था। इंडिया CSR रिपोर्ट सर्वे 2019, ये क्या है? तो सर्वे तो करंट का विषय है, लेकिन CSR से सवाल बना दिया था। तो CSR क्या है? कारपोरेट सामाजिक दायित्व, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर बड़ी बड़ी जो कंपनियों के मालिक हैं, उन कंपनियों का भी कुछ जो मालिक हैं उनको भी समाज के लिए कोई दायित्व होना चाहिए। और इसी के लिए CSR बनाया गया। और ये कब बनाया गया था? कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसको अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब ये अनिवार्य कर दिया कि जो भी कंपनी प्रॉफिट करती है, लाभ कमाती है, उस लाभ का 2%, ध्यान दीजिए, उस लाभ का 2%, लाभांश का 2% आपको CSR के लिए खर्च करना पड़ेगा। यानी कारपोरेट सामाजिक दायित्व, यानी समाज के लिए खर्च करना पड़ेगा, सामाजिक क्रियाकलापों के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो 3-4 बातें जो पीसीएस में सवाल आया था
कहा था कि CSR को अनिवार्य कब कर दिया गया, तो वहां पे दिया था 2014, जो कि गलत है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत CSR को अनिवार्य किया गया। सवाल ये पूछेगा तो, और ये प्रभावी कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हो गया। इसके अंदर प्रावधान क्या है कि CSR के लिए जो कंपनी लिस्टेड है वो अपने लाभांश का 2% CSR के लिए खर्च करेगा, जबकि UPPCS में जो सवाल बनाया था उसमें 1.5% किया था, कि जो कि गलत था। तो 3 बातें, CSR को कब अनिवार्य कर दिया गया, तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत। कब से प्रभावी हुआ, तो 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ। और ये है क्या, यानी जो कंपनी के मालिक हैं, जो बड़े बड़े लाभ प्राप्त करते हैं, उनकी भी कुछ सामाजिक दायित्व है, वो भी अपने कुछ हिस्से समाज के लिए खर्च करेंगे। इसी को हम कहते हैं CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो इस रिस्पांसिबिलिटी की जो रिपोर्ट 2019 में आया, इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो हमने टारगेट किया था कि 2% ये लोग खर्च करेंगे, तो जो लिस्टेड कंपनियां हैं 2% खर्च कर रही हैं, ये रिपोर्ट में आया है। तो अच्छा, तो ये 3 बातें हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। तो CSR क्या है समझ गए। अभी रिपोर्ट में कि कितने % लाभांश के खर्च कर रहे हैं, टारगेट बनाया गया तो कि 2% करना है, और कर भी रहे हैं, ये रिपोर्ट आया है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2019, यानी आपको इसमें रिपोर्ट में आया है कि कौन कौन से भारत सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं, लाभ की स्थिति में, कौन घाटे की स्थिति में। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि वर्तमान में सबसे ज्यादा लाभदायक कंपनी कौन है सार्वजनिक क्षेत्र की, तो ONGC नंबर 1, एकदम रट डालिए। और दूसरे पे कौन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और तीसरे पे है NTPC। ये है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। और सर्वाधिक घाटे वाली कंपनियां कौन है, तो BSNL है नंबर 1 पे, और दूसरे पे आपका है एयर इंडिया। तो ये थे आपके अप्रैल माह के आर्थिकी के प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फिर से रिकॉल कीजिए, 15वें वित्त आयोग में कर राजस्व का हिस्सा कितना है, 41%। एक नया कर मानदंड निकाला गया, उसका नाम है कर प्रभाव 2.5% के साथ। सर्वाधिक वेटेज किसके लिए दिया जाता, आय अंतराल वित्तीय क्षमता को। भारत का 13वां बंदरगाह क्या है, बधावन, कहां पे, महाराष्ट्र में, इसको बनाए जाने। लेखा वर्ष और वित्तीय वर्ष को अब एक कर दिया जाएगा, अब 2021 से वित्तीय वर्ष ही मान्य होगा, दोनों के लिए अलग अलग नहीं आएगा। और ये बिमल जलान समिति रिपोर्ट के आधार पर। सहकारी बैंक अब RBI के दायरे में हो गए हैं। अब कितने सहकारी बैंक हैं, तो 5 फरवरी 2020 तक 1540 सहकारी बैंक है। इंडिया CSR रिपोर्ट सर्वे के अनुसार जो आया है, उसमें 2% लोग अपने दायित्व का CSR के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने लाभांश का। लगभग 100 कंपनियां इस पे ये रिपोर्ट आई है, और इसमें 3-4 बातें आपको बताया ही गया। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण में शीर्ष लाभदायक कंपनी कौन है, तो ONGC, और सबसे घाटे वाली कंपनी कौन है, BSNL। इतना एकदम याद कर लीजिएगा। तो देखिए, आज मैंने आपको अप्रैल माह के 2 अंतरराष्ट्रीय और आर्थिकी को पढ़ाया। कल मैं आपको 2 और पूरा 500 प्रश्न पढ़ाऊंगा। और आज मैंने आपको कितना पढ़ाया, उधर 11 था और ये 6, 17 प्रश्न। तो 17 प्रश्न आपको हो गया 500 में। आपको 500 क्वेश्चन करा दूंगा, निश्चित इसमें से BO के लिए करंट अफेयर्स आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।